Rahim. Today, the topic is paragraphs. What is a paragraph? As you know, in the previous lecture, we took a look over the little aspects or the some aspects of essay or writing any topic. In that topic, we discussed every topic has its beginning, has its middle, and has its end. Just like as any essay has introduction and then body and then conclusion. So like an essay in paragraph, these three things are necessary to happen. Just like the topic, what is a topic and sentence, and what is the body of the passage, and what is the closing remarks. ये तीन चीजें जो हैं हमारे पैराग्राफ के अंदर जो पाई जाती हैं, ये किसी भी राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पाई जाती है. हम ऐसे लिखते हैं तब भी उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बिगिनिंग होती है, उसका मिडल होता है. हर पैराग्राफ जो होता है बजाते खुद एक ऐसे होता है. उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एक पीक पॉइंट होता है जिसे मिडल कहते हैं, और एक उसका एक एंडिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है जिसे हम एंड भी कह सकते हैं या कंक्लूजन ऑफ दैट पैसेज भी कह सकते हैं. लेकिन हमें देखना यह है कि पैराग्राफ, हमारे पास कुछ पैराग्राफ होते हैं जो आप कह लें कि डेवलप्ड होते हैं, कुछ अनडेवलप्ड होते हैं, कुछ आप कह लो कि प्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ कंप्रीहेंसिव होते हैं, कुछ नॉन कंप्रीहेंसिव होते हैं, कुछ क्लियर होते हैं, कुछ अनक्लियर होते हैं. और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ की हैं जो हमारे असाइनमेंट्स, जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें जो हमारे पास ऐड है. हमें उन चीज़ों को देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ पैराग्राफ के अंदर साथ साथ चलेंगे. बढ़ते हैं. First of all, what are the parts of paragraph? We had three parts of any paragraph or every paragraph. First one, topic sentence. ये टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिससे आप अपने आप कह लो कि पैसेज को शुरू करते हो. और द बॉडी, ये वो हिस्सा होता है जो आपके पैसेज को पीक पे लेके जाता है, जहाँ पर आप एग्जांपल्स पुट करते हो और उसे रिलेट करने की, हिस्ट्री से, इवेंट से या किसी और पर्सन से रिलेट करने की कोशिश करते हो. वो उस पैराग्राफ की बॉडी होती है. और तीसरे लेवल पे हम हर पैसेज को, हर पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, उसे हम क्लोजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और क्लोजिंग रिमार्क्स भी हम उसका कहते हैं. तो चलो देखते हैं कि ये वन बाय वन क्या कहते हैं हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है जी द टॉपिक सेंटेंस होता है. अब टॉपिक सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली, ये आपको आपके पैराग्राफ के बारे में मजबूर करता है लिखने के लिए, और आपका जो रीडर होता है वो आपके टॉपिक सेंटेंस से अंदाजा लगा सकता है कि इसने इस पैसेज के अंदर क्या लिखा है. जस्ट लाइक आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसके अंदर आप इंट्रोडक्टरी पैसेज ही लिखेंगे. इसमें कि वो आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप उस पैसेज के अंदर बयान करने जा रहे हो. और वो जो स्टेटमेंट होगी अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो मौजू है, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने रीडर की अटेंशन को मरकूज नहीं कर सकते. मतलब हमारा जो बेसिक पर्पस होता है, हमने किसी भी स्टेटमेंट को लिखते वक्त ये ख्याल रखना जरूरी है कि आइदर इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर देम, क्या ये उनके लिए मालूमाती होगी, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए प्रॉपर होगी, गुड होगी, या नहीं होगी. अगर नहीं होगी तो वी शुडंट डू सच टाइप ऑफ राइटिंग. हमें ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए. इफ वी आर नॉट केपेबल इनफ टू कन्विंस आवर रीडर, अगर हम अपने क़ारीन को मुतासिर नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि हमें पढ़ना भी या लिखना भी नहीं चाहिए. वहां पर बेसिक पर्पस हमारे पास जो मिलता है, हमें जो यहाँ पर देखना है या हमें जो बताना है वो ये है कि जब टॉपिक सेंटेंस को हम लिखते हैं तो इसका, जैसे हम लास्ट आप कह लें कि लेक्चर में हमने ऑडियंस पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था और पर्पस पढ़ा था. सब्जेक्ट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं. इसीलिए हर पैसेज का भी एक सब्जेक्ट होता है, एक पॉइंट होता है, एक क्लियर पॉइंट होता है. आप कह लें कि एक टू द पॉइंट और फीचर्स होती है जिसे आप बताना चाह रहे होते हैं. फिर उस जो आपका सब्जेक्ट होता है उसे आपने स्पेसिफाइड भी करना होता है. मैंने लास्ट वीक एग्जांपल दी थी कि अगर आपने लास्ट, मैंने शायद एक एग्जांपल पता नहीं कौन सी पुट की थी, लेकिन अब हम एक और एग्जांपल पुट कर लेते हैं कि लास्ट मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा था कि अगर आपने कोई, बिल्कुल हाँ, एक्सीडेंट की हम बात कर रहे थे कि अगर आप कोई एक्सीडेंट की बात करते हैं तो अगर कहते हैं लिखो भी एक्सीडेंट के बारे में, तो एक्सीडेंट एक जर्नल टर्म है. हमने डिफाइन नहीं किया कि कौन सा एक्सीडेंट है, एयर क्रैश है या आप कह लें कि शिप क्रैश है, या इसके अलावा ट्रेन का ट्रैक से उतरना है, या किसी रोड के ऊपर कोई हादसा होना है, या किसी बिल्डिंग का बर्नट आउट करना है.
हमने कोई भी मतलब कि वी डिडंट क्लैरिफाई विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट वी वांट टू राइट। हमने कोई खास किस्म का एक्सीडेंट बयान नहीं किया था, लेकिन हम सिर्फ ये बयान कर रहे थे हम एक्सीडेंट लिखना चाह रहे हैं। ये एक जर्नल सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप जर्नल सब्जेक्ट कुछ सिलेक्ट कर लेते हो, आप फर्स्ट टाइप में या फर्स्ट पैसेज में इंट्रोड्यूस कर देते हो फर्स्ट 2 लाइंस में, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लैरिफाई विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट यू आर गोइंग टू नरेट। आपने कौन सा खास किस्म का एक्सीडेंट बयान करना है, आपको फिर उसके ऊपर बात करनी होती है। फिर जो आपने वो टॉपिक लिया होता है उसे इट इज योर ड्यूटी टू मेक इट अफेक्टिव। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस टॉपिक को बड़ा अफेक्टिव बनाएं, उस सेंटेंस को, टॉपिक सेंटेंस को अफेक्टिव बनाएं ताकि रीडर उससे मुतासिर हो। अगर आप चीज़ों को अफेक्टिव नहीं बनाएंगे, इंटरेस्टिंग नहीं लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग को कोई भी नहीं पढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि ये एक जर्नल बात करता है द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब कॉस्ट कितनी हो सकती है ये उसने जर्नल बता दिया है कि कितनी कॉस्ट, मतलब कि एवरेज कॉस्ट क्या निकल रही है, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया। ये उसने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेंशन तो कर दिया है, लेकिन उसने एग्जैक्ट स्पेसिफिक फीचर बयान नहीं किया। अब उसने कॉस्ट कहा है जी, कॉस्ट निकल सकती है अंदाजन अंदाजन कितनी, रन्स बिटवीन 30 एंड 50 मिलियन डॉलर्स। ये तकरीबन आप कह लो कि 30 से 50 मिलियन यूएस डॉलर के दरमियान ये हो सकती है। तो उसने पहले एवरेज कॉस्ट की बात की है, बट ही डिडंट मेंशन द एग्जैक्ट फिगर, बट इन अ सेकंड लाइन ही पुट द एग्जैक्ट फिगर। इट्स मीन ही स्पेसिफाइड द कॉस्ट। इसने स्पेसिफाइड कर दिया कि 30 से 50 यूएस डॉलर्स मिलियंस की शक्ल में एक जो हॉलीवुड फिल्म है वो कॉस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर उसने जर्नल पहले उसने एवरेज कॉस्ट लिया है और स्पेसिफाई उसने वो रकम लिख दी है कि इतनी हो सकती है। फिर मजीद कहता है, ये था आपके पास टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में 3 चीजें आती हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपने फीलिंग पुट करनी होती है, उस टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग बनाना होता है, और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपको स्पेसिफाई करना होता है कोई एग्जांपल पुट करके, और उसे साथ में कंक्लूड करना होता है। इसके बाद आपके पास आता है किसी भी पैराग्राफ की बॉडी। जो बॉडी होती है किसी पैराग्राफ की, द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। इट्स मीन ये जैसे फर्स्ट 2 लाइन होती हैं ये इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, लास्ट 1.5 लाइन जो होती है ये अमूमन कंक्लूडिंग या क्लोजिंग पॉइंट होते हैं किसी भी पैराग्राफ के। और इन बिटवीन अगर वो 5 लाइंस पे मबनी एक पैसेज है, आप कह लें कि 6 या 7 लाइंस पे मबनी एक पैसेज या पैराग्राफ है, तो उसके सेंटर वाली जो 4 to 5 लाइंस होंगी वो उसकी बॉडी होगी। इट्स मीन ये वो पार्ट होगा जहाँ पे आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है, ये वो पार्ट होगा जहाँ पे आपको उसकी एग्जाम्पल पुट करनी है, ये वो पार्ट होगा जहाँ पर आपको उस चीज़ों के बारे में डिफाइन करना है। इट्स मीन ये किसी भी पैराग्राफ का मेन पार्ट होता है। जैसे ऐसे की बॉडी होती है, ऐसे ही पैराग्राफ की भी बॉडी होती है। हम बात जो करना चाह रहे हैं बेसिकली, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड एसे। एज एसे हैज इट्स इंट्रोडक्शन, its body and its conclusion, the passage has its also its introduction, its body and its conclusion। बिल्कुल इसके भी 3 हिस्से होते हैं। इसकी बिगिनिंग होती है, इसका मिडल होता है और इसका एक एंड होता है। बिगिनिंग में हम इसे टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करते हैं अपने पैराग्राफ को, और मिडल में हम इसे इस सेंटेंस की, आप कह लो पैराग्राफ की बॉडी से रिलेट करते हैं। अब जो बॉडी जो होती है ये किसी भी पैराग्राफ का मेन पार्ट होता है, जैसे ये बॉडी किसी भी एसे की मेन पार्ट होती है। This is where you place all of the information reader need to understand the subject। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे आपको सारी बातें लिखनी होती हैं ताकि आप अपने रीडर के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकें, आप उनकी बातों को, आप उनके एस्पेक्ट्स को क्लियरली बयान कर सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप इस लेवल पे या इस पॉइंट के अंदर आप अपनी बातों को ठीक से मेंशन नहीं करते या अपनी एग्जांपल्स को ठीक से मेंशन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने रीडर्स के लिए कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो लिहाजा वो आपकी बात से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो आपकी बात से इत्तेफाक भी नहीं करेगा और आपकी राइटिंग को मजीद भी नहीं बढ़ेगा। अगेन वो एक बॉडी के लिए एग्जांपल पुट करता है, द सैलरी ऑफ अ टॉप स्टार सच एज टॉम हैंक्स और ब्रैड पिट कैन ऐड 20 मिलियन टू द कॉस्ट ऑफ अ मेजर फिल्म। तकरीबन 20 मिलियन तो वो सैलरी ले जाता है एक फिल्म के अंदर। कौन? टॉम, मतलब ये टॉम हैंक्स और टॉम क्रूज की बात कर रहा है ये।
इट्स मीन ये वो मोस्ट पेड आप कह लें कि स्टार्स हैं जो किसी भी फिल्म की बजट को बढ़ा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आपको उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये उनसे डिफरेंट क्यों है, या उनसे ये इतने ज्यादा पैसे क्यों लेता है, इसकी कॉस्ट इतनी है तो इसके किरदार में क्या डिफरेंस है, क्या ये टॉप रैंकिंग है इसलिए, क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए, या ये अपने एक्ट में कोई जान डाल देता है, उसे लाइवलीनेस दे देता है इसलिए। इट्स मीन यू आर बाउंड टू मेक द रीडर्स व्यू क्लियर। आपको अपने रीडर्स के व्यूज बिल्कुल साफ और क्लियर करने हैं। अगर आप नहीं करते तो कभी भी आप एक पैसेज नहीं लिख सकते। फिर नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है क्लोजिंग रिमार्क्स ऑफ एनी पैसेज। The closing sentence comes after all the detail have been included in the body of the paragraph. जब आप बॉडी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं तो एट द एंड पे आप एक सेंटेंस में, या आप कह लें कि 1.5 सेंटेंस में उस पैसेज को फाइनलाइज करते हो। और उस फाइनलाइजिंग के दरमियान जो आपको चीजें जहन में रखनी है वो ये है कि रीडर को जो सब्जेक्ट आप बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहना चाहिए। इट्स मीन कि वो आपने ऐसे कुछ अल्फाज लिखे होंगे तो तभी रीडर आपके सब्जेक्ट के बारे में सोचेगा। अगर रीडर आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचता तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वो आप जो उसे आपने जो लिखा है वो उसे अटेंटिवली रीड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं छोड़ा। फिर ये राइटर की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पैसेज को नेक्स्ट पैसेज से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेट करे। अगर उसने ये भी रिलेट नहीं किया तो फिर भी आप कह लें कि उसके क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। कहता है जी एनीवन, यहाँ पे बात करना चाहते हैं, एनीवन हु हैज बॉट अ मूवी टिकट रिसेंटली, हर वो बंदा जिसने अभी अभी किसी फिल्म की टिकट खरीदी है, नोज जानता है दैट द कंज्यूमर पेज फॉर दीज एक्स्ट्रावेजेंट, कि ये जो कंज्यूमर कस्टमर होते हैं वो ऐसी फजूल चीजों के लिए, ऐसी फजूल प्रोडक्शंस के लिए हमेशा पे करते हैं, अदा करते हैं। तो लिहाजा आप कौन सी चीजें अदा करता है, मतलब कि अगर उसने अपनी फिल्म को बेहतर बनाना है तो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर उसे अपनी टिकटें सेल करनी है तो उसे उस स्टार को लेके आना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि उसकी मूवी हिट हो जाए तो आपको पता है कि उस स्टार का होना जरूरी है। तो ये वहां पर वो चीजें हैं जिसे हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चीजों को मजीद देखें, जो रिसेंटली हमने देखा था, आप कह लें कि रिसेंटली लेक्चर जो हमने लिया था एसे के ऊपर, उसी तरह का ये पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि हम इसकी पैराग्राफ की टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स में के अंदर ये क्या करता है। तो क्राइटेरिया क्या होता है किसी अच्छे पैसेज का, तो एक अच्छा पैसेज जो हमने लिखना है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले जो एक पैसेज होता है वो उसका एक पर्पस होना चाहिए, जैसे एक एसे का पर्पस होता है, ठीक है। इसी तरह एक आप कह लें कि एक पर्पसफुल एसे होता है, पैसेज होता है, आप कह लें कि एक फोकस पैसेज होता है, एक डेवलप्ड और डेवलपमेंटल पैसेज होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैसेज होता है, एक कोहेरेंस पैसेज होता है, एक पैसेज आइडियंस और स्टाइल और मैकेनिज्म को जाहिर करता है। ये टाइप्स हैं जो फीचर्स हैं किसी पैसेज की, और किसी पैसेज को बेहतर बनाने के लिए हमें इन्हें भी सीखना है और इसकी पैसेज की टाइप को भी सीखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पर्पस क्या है। पर्पस हमने जब हमने एसे को पढ़ा था तब भी हमने पर्पस को डिस्कस किया था कि राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पर्पस जो लिखते हैं राइटिंग का, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह लें कि वहां पर डिफरेंट पर्पस होते हैं। किसी का पर्पस होता है राइटर को या रीडर को अम्यूज करना होता है, किसी का मतलब होता है एंटरटेन करना होता है, किसी का राइटर का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है। जैसे कि कुछ बच्चे आजकल वीडियोस बना रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर, कुछ बना रहे हैं वो तारीख के ऊपर बना रहे हैं, कुछ बच्चे वीडियो बना रहे हैं वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं आप कह लें कि वो लोगों को कायल कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। मतलब कि हर चीज का, हर राइटिंग का, हर एक्ट का कोई पर्पस होता है। तो आपको इट्स मीन इट्स द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ योर इज टू डिसाइड और मेक योर पर्पस क्लियर। आपको अपने पर्पस को साफ साफ रखना है ताकि अगला आपका अपना पर्पस, आपका जो पर्पस है वो हाईलाइट किया जा सके और आपके ऑडियंस भी, आपके रीडर भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सके कि यहाँ पर ये बात हो रही है। फिर कहता है जी पर्पस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग बिकॉज डिफरेंट गोल्स आर अकम्प्लिश्ड इन डिफरेंट वेज।
मुख्तलिफ तरीकों से हम मुख्तलिफ काम सरजद देते हैं, लिहाजा पर्पस भी मुख्तलिफ होते हैं। हमें जिस पर्पस पे बात करनी है हमें वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। When you are given a writing assignment in the class, you are basically being given a purpose. जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, बेसिकली आपको कोई पर्पस बताया जाता है, आपने ये पर्पस करना है। एक आर्गुमेंट ऐसे लिखना है, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, एक नरेटिव ऐसे लिखना है, एक आप कह लें एक्सपोजिटरी ऐसे लिखना है। दिस टाइप ऑफ ऐसे यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर। ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रिपीट हो रही हैं कुछ और तरह से। आपका सबसे पहली जरूरत है कि आपका पर्पस जो है आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर पर्पस आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप अपने रीडर के लिए वो पर्पस क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आप ये राइटिंग क्यों लिख रहे हैं। तो लिहाजा पहला पॉइंट हमारा पर्पस का। सेकंड पॉइंट हमारे पास है फोकस। फोकस क्या करेंगे? फोकस हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है, हमने सब्जेक्ट को फोकस करना होता है। आप कह लें कि आप मूवी की कोस्ट की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सेंटर में आप वहां पर मूवी की कोस्ट की बजाय आप राइटर की कोस्ट के ऊपर बात कर दें, और राइटर के आप कह लें कि आप स्टार की कोस्ट के ऊपर बात कर दें और स्टार की लाइफस्टाइल के ऊपर बात करना शुरू कर दें। हालांकि हमने मूवी की बात करनी थी, लेकिन हम स्टार की बात कर रहे हैं, वहां पर एक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा वी लॉस्ट आवर पर्पस और अभी पुट बैक आवर फोकस। हमने फोकस से हमने खुद को अनफोकस कर लिया। तो अगर आप अनफोकस होंगे तो तब भी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। डू नॉट ब्रिंग इन मटेरियल दैट इज इररेलेवेंट। कभी भी इररेलेवेंसी ना जाहिर करें, टू द पॉइंट रखें। इट इज लाइक फोकसिंग अ कैमरा। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर किसी कहे जी कैमरा फोकस करो, तो कैमरा फोकस क्या कर रहा होता है? अमूमन हम अपने फेस को ब्राइट कर रहे होते हैं, अपने फेस के ऊपर हम लाइट ला रहे होते हैं ताकि वो क्लियरली नजर आ रहा हो। You want to get a picture of something in particular which perhaps a little background or context and you want the detail to be sharp. उसके पीछे आप कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आप उस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए 50 बार कैमरा सेट करेंगे, क्योंकि आपका फोकस पर्सन नहीं है, उसकी बैकग्राउंड पर जो सीनरी है, उसकी बैकग्राउंड पर जो कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आपका फोकस करना पर्पस है। तो लिहाजा आप वैसा ही काम करेंगे। हम फोकस कैसे करते हैं? हम नोट्स बनाते हैं सबसे पहले और उसकी आउटलाइन बनाते हैं ताकि चीजों को अच्छी तरह से फोकस कर सकें। फिर इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसने सेकंड एग्जांपल दी है पैराग्राफ के लिहाज से, पैराग्राफ फोकस क्या होता है, और इसी तरह उसने फोकस ऑफ सेंटेंस की दी है। इन चीजों के आप फोकस क्या होता है, अनफोकस क्या होता है, ये चीजें क्लियरली आपको बताएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं, फोकस का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। इन एग्जाम्पल्स को अगर आप रीड करेंगे तो ये आपको हेल्पफुल साबित होंगी कि फोकस चीजें हैं क्या हमारे पास। उसके बाद होता है डेवलप। डेवलप मतलब एक डेवलप्ड पैराग्राफ होता है। डेवलप मतलब अच्छी तरह से वो आप कह लें कि उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुई होती है, एग्जाम्पल पुट की गई होती है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा अच्छा से बयान किया गया होता है। कहने का मकसद ये है कि हम एक पैसेज ऐसा होता है जिसे हम डेवलप्ड पैसेज कैसे कहते हैं। Focus on the why and how. Use support, provide examples, give evidence, back up your opinion, include specific items. कहने का मकसद फिर वही है कि आपने अगर किसी चीज को डेवलप देना है, डेवलप करना है, तो आप उसमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करें, उसमें कोई सॉलिड रीजंस और लॉजिक्स बयान करें, और सॉलिड रीजन और लॉजिक्स अपने ओपिनियन के साथ बयान करें, और फिर उसे स्पेसिफाई करें उस इंफॉर्मेशन को, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसेज है वो बड़ा फोकस हो या बड़ा डेवलप हो। Having to develop your idea in the case of summary, someone else ensure that you think them through. अगर आप किसी की बात को करना चाह रहे हैं, किसी की बात को साबित करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप उन जैसा सोचें। अगर आप किसी की बात के अंदर इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले उस पर्सन की वॉइस को समझें, उस पर्सन को देखें, उस पर्सन को समझें कि ये बंदा किस पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहा है। समटाइम ऐसा होता है क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे होते हैं, टीचर से क्वेश्चन करते हैं, टीचर बार बार एक ही आंसर रिपीट करता है, बच्चे फिर भी बात को नहीं समझ पा रहे होते। इट्स मीन वो जो बच्चे हैं उस टीचर्स की आप कह लें कि पोजीशन के अंदर, या टीचर जिस सतह पे जाके पढ़ा रहा है उस थिंकिंग के अंदर या उस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे नहीं पहुंच पाते, लिहाजा बच्चे को टीचर की बात समझ नहीं आती। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन कर देता है, लेकिन टीचर उससे दोबारा उसकी एक्सप्लेनेशन मांग लेता है कि मैं समझा नहीं, तुम पूछना क्या चाह रहे हो। इट्स मीन जो बच्चे की माइंड की थिंकिंग थी वो टीचर की माइंड की थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं कर पाई। तो लिहाजा अगर किसी चीज को डेवलप करना है तो जरूरी है, अगर किसी चीज को डेवलप करना है तो जरूरी है कि आप जिस चीज को डेवलप करना चाह रहे हैं
या जिस पर्सन के साथ ड्वेल करना चाह रहे हैं, आप उस पर्सन की थिंकिंग के दरमियान सोचें, देन यू विल बी एबल और केपेबल इनफ टू डेवलप योर आइडियाज। तब आप अपने आइडियाज उनके मुताबिक डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपने आइडियाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट कहता है आपके पास, हमारे पास चीजें जो नेक्स्ट मिलती हैं, फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर देता है कि डेवलप जो होता है, एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट पैराग्राफ क्या होती है। कहता है जी, इट वाज द वर्स्ट मूवी आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, इट वाज रियली बोरिंग, द कैरेक्टर वर अनडेवलप्ड एंड द प्लॉट वाज one glitchy after another, I should have just stayed home, I am sorry I wasted $6 on such a stupid film। अब ये कहता है ये एक अच्छा पैराग्राफ है, क्यों? उसने कहा ये बदतरीन मूवी है। अब बदतरीन मूवी है, क्यों बदतरीन क्यों है? कि इसने बहुत ज्यादा, मैंने जो पहली बार देखा, बहुत ज्यादा ये बोरिंग थी, पहली वजह। दूसरी, इसने जो कैरेक्टर बयान किए वो अनडेवलप थे। तीसरी, बहुत से किरदार आपस में अमेलगम बनाया हुआ था। फिर चौथी पॉइंट बयान करता है कि मुझे घर ही रहना चाहिए था क्योंकि मैंने $6 इसके लिए वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर एक डेवलप पैराग्राफ की वो एग्जांपल पुट करता है कि एक डेवलप्ड पैसेज क्या होता है। फिर कहता है जी कि दिस मूवी इज एन इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस, वी आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट वन improbability after another that the hero, a private detective, is willing to take on the case out of the goodness of his heart, that the police are willing to freely share with him information on a case still under investigation, that the villain just happens to be the man who killed his parents when he was a boy, and of course the key witness turns out to be a beautiful, rich and unattached blonde who is widely attracted to the detective. The plot of the film was underdeveloped and the actors did not perform well. My favorite part of the movie was when the closing credits started and I knew then that I could finally go home। कहने का मकसद है, पहले उसने एग्जाम्पल बयान किए, एक और एग्जाम्पल बयान करता है, इस एग्जाम्पल के बाद फिर वो मूवी की बात करता है, फिर एक डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है कि रीजन क्या है, वजह क्या है इसकी अनडेवलप होने की। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक डेवलप और अनडेवलप पैसेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको यहाँ पर वो क्लैरिफाई करता है। फिर एक ऑर्गेनाइज चीज होती है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चीजें बयान करते हैं। कोई भी जब हम काम करते हैं तो हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो पैसेज भी ऑर्गेनाइज होता है। जब हम पैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें हमें अपने पैसेज को स्ट्रक्चर करना होता है, एक अच्छे वेल मैनर्ड के साथ उसे ऑर्गेनाइज्ड करना होता है ताकि हम चीजों को अच्छी तरह से और क्लियरली समझ सकें। योर आइडिया मस्ट बी फॉलो वन अनदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि जो आपने मिडल में बात करनी थी वो आपने स्टार्ट में कर दी, जो स्टार्ट में करनी थी वो आपने मिडल में कर दी, कंक्लूजन किसी चीज का आपने बिल्कुल स्टार्ट पे दे दिया, आपने शुरू में ही पहली लाइन के अंदर ही किसी चीज का कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिया, तो इट्स मीन आपने चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। अगर आपने इंट्रोडक्टरी चीजें बाद में लिखी हैं, टॉपिक का क्लाइमैक्स उसकी एग्जांपल पहले लिख दी हैं, तब भी आपने चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो लिहाजा जब भी आप कोई पैसेज लिखना चाहते हैं तो वो आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज मैनर से लेके चलें, लॉजिकल सीक्वेंस से लेके चलें। सीक्वेंस ये है कि बिगिनिंग पहले आनी चाहिए, मिडिल बाद में आना चाहिए, एंड उसके बाद आना चाहिए। बिगिनिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, क्लिंचर होता है, आप कह लें कि थीसिस स्टेटमेंट होती है। मिडिल में क्या होता है, आपके पास टॉपिक सेंटेंस होता है, उसकी डिटेल होती है, एग्जांपल होती है, क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, और एंड पे आपके पास क्या होता है, सजेशन होती है, कंक्लूजन होता है, और आपके फाइनल पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है किसी पैसेज का। तो आपको भी जब पैसेज लिखना है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑर्गेनाइज्ड मैनर को सामने रखना है। फिर यहाँ पर कहता है जी कि जो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये दो एग्जांपल यहाँ पर पुट करता है, आप इसे देख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज तक ही, इसका बकिया पार्ट जो है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। अभी तक आपके पास कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक इन पॉइंट्स में, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं।